अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। टॉपिक आउटलाइंस हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लाउडनेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले लाउडनेस। ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, लाउडनेस है, क्वालिटी है, पिच है, इंटेंसिटी, ये सब साउंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। हर आवाज़ में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर साउंड में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाउडनेस। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। ये किसी भी साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क किया जाता है। लाउड साउंड कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जैसे ये मैंने डायग्राम पेस्ट की है, ऊपर वाली डायग्राम शो कर रही है लाउडनेस ऑफ साउंड को। और फेंट साउंड बहुत मध्यम धीमी आवाज़ को कहते हैं। नीचे वाली डायग्राम जिसमें आपको बहुत मुश्किल से सुनना पड़ता है किसी आवाज़ को, डैट इज़ कॉल्ड फेंट साउंड। तो लाउड एंड फेंट साउंड के दरमियान जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस डिस्टिंग्विश करती है, डैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर लाउडनेस डिपेंड करती है किसी भी साउंड की। अब वो फैक्टर्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस, देयर आर थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर टू, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और नंबर थ्री, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड के टर्म आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ा था उसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वाइब्रेशंस हमने पढ़ी थी। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं जब किसी भी वेव की हम बात कर रहे थे, क्योंकि साउंड वेव हैं इसलिए साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होता है। जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, उस लिहाज से साउंड की वेव का भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। इस तरीके से एरिया है वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने ये पढ़ा है कि साउंड वाइब्रेशंस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी की। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जो है वो लाउडनेस को अफेक्ट करता है। और इसी तरीके से जो साउंड सोर्स है जहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई भी आवाज़ आ रही है, उस साउंड सोर्स का लिसनर से डिस्टेंस कितना है, इस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी में लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा है तो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होने वाली लाउडनेस भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी। ये डायग्राम मैंने पेश की, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाली वेव है, ये वाली, ये लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव है, और जो नीचे वाली वेव है डैट इज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली वेव है ये। और जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी और उसी लिहाज से लाउडनेस बढ़ेगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगी उतनी ही लाउडनेस कम हो जाएगी, क्वाइटनेस बढ़ जाएगी। दिस साउंड प्रोड्यूस बाय दिस सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट्स वायर मोर वायलेंटली। अगर ज़्यादा वायलेंटली वायर्स को प्लग करेंगे तो ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, इस तरीके से किसी ड्रम को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हम बीट करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हमें लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, सुनने को मिलती है। तो वेव की एम्पलीट्यूड की लार्जनेस क्या होती है, ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये लार्ज एम्पलीट्यूड की वेव है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव है। और जितनी ज़्यादा किसी जो है वो बॉडी की, वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये दूसरा फैक्टर है जो लाउडनेस को अफेक्ट करता है। ये मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रेटर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेटर द लाउडनेस। जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा उतनी ही लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं उस बॉडी का एरिया। मसलन अगर वो ड्रम है तो ड्रम का एरिया। ये मैंने एक डायग्राम पेस्ट की है कॉन्सेप्ट के लिए। ये एक बड़ा ड्रम है जिसका एरिया बड़ा है, ये एक छोटा ड्रम है। तो ऑब्वियसली बड़े ड्रम का सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से लाउडनेस भी ज़्यादा होगी यहाँ, और छोटे ड्रम का सरफेस एरिया कम होने की वजह से लाउडनेस भी कम होगी। यहाँ पे सॉफ्ट या फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। लाउडनेस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर देन दैट बाय स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। इफ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम जब स्ट्राइक करते हैं एक रबर पैड के ऊपर तो एक फीबल साउंड विल बी हियर्ड, बट इफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ द बेंच वी विल हियर अ लाउडर साउंड। उसी ट्यूनिंग फॉर्क को हम अगर एक सरफेस ऑफ बेंच पे ले आएँ जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। बेसिकली समझा ये रहे हैं कि जितना किसी
वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। फ्रॉम दिस यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट लाउडनेस इंक्रीजेज विद एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा, कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। एरिया किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी ड्रम है तो एरिया ऑफ ड्रम, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी कोई और चीज़ है तो उसका एरिया। जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, जितना वो एरिया कम होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। तो दिस इज़ अबाउट एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी एक साउंड किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है और उसके और लिसनर के दरमियान, सुनने वाले के दरमियान ज़ाहिर है कुछ ना कुछ फासला होगा। वो डिस्टेंस कितना अफेक्ट करता है लाउडनेस को? तो डिस्टेंस का जो लाउडनेस पर अफेक्ट है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी लेस विल बी द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतनी ही आपकी लाउडनेस कम होती चली जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक ड्रमर अगर एक ड्रम बीट कर रहा है, आपसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो, तो उस ड्रम की लाउडनेस कम होगी, कम आवाज़ आप तक आएगी। और अगर वो ड्रम बीट करता करता वो आपके करीब आ जाता है, आपके करीब है डिस्टेंस उसके और आपके दरमियान, आप लिसनर हैं उस वक्त सुन रहे हैं और ड्रम बजाने वाला सोर्स ऑफ साउंड के तौर पर काम कर रहा है, आपके और उसके दरमियान डिस्टेंस अगर कम होगा तो डेफिनेटली ड्रम की आवाज़ ज़्यादा आएगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन है लाउडनेस का डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी से। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। लिसनर वो है, आप अगर सुन रहे हैं किसी आवाज़ को तो आप लिसनर हैं, और जहाँ से आवाज़ आ रही है डैट इज सोर्स। इट इज़ काज बाई इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के इंक्रीज होने से होता क्या है? एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और एम्पलीट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया कि जहाँ एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ पे डेफिनेटली लाउडनेस भी कम हो जाएगी। सो लाउडनेस इन मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा डेफिनेटली जो लिसनर है उसके ईयर्स की उसकी पावर ऑफ लिसनिंग या हियरिंग पावर के ऊपर भी तो डिपेंड करती है लाउडनेस। सो लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। सुनने वाले के कानों की जो फिजिकल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करती है। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर। जिन लोगों के कान सेंसिटिव होते हैं वो उनको हल्की आवाज़ भी लाउड सुनाई देती है, और इसी तरीके से जिन लोगों के ईयर्स डिफेक्टिव होते हैं उनको लाउड आवाज़ भी जो है वो फेंट सुनाई देती है। तो इस तरह से ये कंडीशन ऑफ द ईयर पर भी डिपेंड करती है। इसी तरीके से हाउ एवर देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो किसी लिसनर की फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर पर डिपेंड नहीं करती या सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती? वो है इंटेंसिटी, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, वो है पिच। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड की है पिच। पिच क्या होती है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। हम श्रिल और ग्रेव साउंड में, श्रिल मीन बारीक आवाज़ में और ग्रेव भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। जो क्वालिटी है जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसके ज़रिए से हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड पिच। इट्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी पिच भी ज़्यादा है। डायग्राम देखिए, इसमें ये हाई पिच है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है, पिच इसकी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड थ्रू अ पॉइंट। किसी पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास कर रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ लार्ज हायर देन दैट ऑफ मैन। आम तो बच्चों और ख़वातीन की जो औरतों की लेडीज़ की जो आवाज़ होती है वो मर्दों की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा श्रिल साउंड होगी। तो औरतों की और बच्चों की साउंड जो होती है श्रिल साउंड होती है। क्यों? उनकी पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देयर फॉर द वॉइस ऑफ द लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। और इसी तरह मैन की जो आवाज़ है वो ग्रेव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है और पिच भी लो है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच इज इलस्ट्रेटेड इन डायग्राम, जो मैंने आपको बताई है। जहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पिच भी हाई है, जहाँ फ्रीक्वेंसी लो है आवाज़ की वहाँ उसकी पिच भी लो है। याद रखिएगा, अगर हाई पिच है तो इसका मतलब है श्रिलनेस ज़्यादा है आवाज़ के अंदर, और अगर लो पिच है तो डैट्स मीन ग्रेव है आपकी आवाज़ से साउंड। ये है पिच के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। ऐसी दो आवाज़ है जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, उनके दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक से इसको हम कहते हैं क्वालिटी। While standing outside a room, we can distinguish between the notes of piano and flute being played inside the room. हम रूम से बाहर खड़े होके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं पियानो के नोट्स में और इसी तरीके से फ्लूट के बांसुरी के नोट्स में। हम बता सकते हैं फ़र्क है, ये पियानो की आवाज़ है, ये बांसुरी की आवाज़ है। और इसमें दिस इज़ ड्यू टू, क्यों? डिफरेंस इन क्वालिटी, क्योंकि पियानो के जो नोट्स हैं उनकी क्वालिटी डिफरेंट है फ्लूट के नोट्स की क्वालिटी से। ये डायग्राम देखिए, इसमें ट्यूनिंग फोक की
से प्रोड्यूस होने वाली वेव ये दिखाई जा रही है, फिर नीचे फ्लूट से प्रोड्यूस होने वाली वेव है, फिर नीचे क्लैरिनेट यानी जो बाजा होता है उससे प्रोड्यूस होने वाली वेव। तो इन तमाम वेव्स की वेव फॉर्म्स डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं क्वालिटी के डिफरेंट होने की वजह से। तो दिस इज़ अबाउट क्वालिटी। और लास्ट हमारा जो है वो टॉपिक है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी उर्दू में इसको कहते हैं किसी चीज़ की शिद्दत। अब साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड एनर्जी किसी एरिया से पास कर रही हैं साउंड वेव्स एक सेकंड में, और साउंड वेव्स की जो डायरेक्शन है वो उस एरिया की जो डायरेक्शन है वो और साउंड वेव्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यानी एक अगर इस तरफ का मूव कर रहा है तो एक अगर इस साइड पे मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस तरफ मूव करेगा, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जब दो चीज़ें हों तो डैट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है बात। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं साउंड की, और इनको आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना है, उसको फिर अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।